नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं दूर्वा कक्षा 10 संस्कृत इति पुस्तकस्य 20 पाठः विदिशा इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नोत्तराणां क्रमे प्रथमः प्रश्नः अस्ति, एकपदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। एक पद में उत्तर कैसे लिखना है? पहला प्रश्न है, विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणदलं कुत्र गतवान्? कुत्र गतवान्? इस प्रश्न में कुत्र यह प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में एक पद में उत्तर हो जाएगा विदिशा नगरीम। विदिशा नगरीम, मैंने कहाँ गया था? विदिशा नगर को गया था। दूसरा प्रश्न है, पूर्वस्मिन् काले विदिशा नगर्याः किं नाम आसीत्? पहले समय में विदिशा नगरी का क्या नाम था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है किम, तो किम के स्थान में क्या हो जाएगा? भेलसा। क्या हो जाएगा? भेलसा। एक पद में उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ग नंबर प्रश्न है, सुबाहुः कस्य पुत्रः आसीत्? इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कस्य, सुबाहु किसका पुत्र था? तो कस्य के स्थान में क्या हो जाएगा? शत्रुघ्नस्य। शत्रुघ्नस्य। केवल एक पद में हमें उत्तर देना है, तो क्या लिखना है? शत्रुघ्नस्य, इतना ही लिखना है। घ नंबर प्रश्न है, विदिशा नगरी कस्याः नद्यास्तटे वर्तते? कस्याः, इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कस्याः, इसका उत्तर क्या होगा? वेत्रवत्याः। वेत्रवती, वेत्रवती, वेतसा नदी के किनारे वेत्रवती, वेत्रवती, वेत्रवत्याः, इसका एक पद में उत्तर होगा वेत्रवत्याः। वेत्रवती नदी के किनारे विदिशा नगरी स्थित है। अगला प्रश्न है, कस्य नृपस्य शासन काले हेलियोडोरस स्तंभः निर्मितः आसीत्? किस राजा के शासन काल में हेलियोडोरस स्तंभ निर्मित किया गया था? तो कस्य, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काशी पुत्र भागभद्रस्य। इसका उत्तर होगा काशी पुत्र भागभद्रस्य। इस प्रकार से एक पद में उत्तर आपके समाप्त हुए। आइए आगे हम दूसरे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या लिखा है देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। इसके पहले हम एक पद में उत्तर दे रहे थे, अब हम एक वाक्य में उत्तर को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते? विदिशा नगरी किस प्रदेश में स्थित है? कस्मिन्, कस्मिन् ये प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में कस्मिन्, ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है कस्मिन्, कयोः केषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है कस्मिन्। इसके उत्तर में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का ही रूप होगा। तो उत्तर क्या है? विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता विद्यते। कस्मिन् मध्य प्रदेशे, कस्मिन् के स्थान में हो जाएगा मध्य प्रदेशे। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, विदिशा नगरी कस्य देशस्य राजधानी आसीत्? इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कस्य, तो कस्य के स्थान में क्या हो जाएगा? विदिशा नगरी दशार्ण देशस्य राजधानी आसीत्। विदिशा नगरी दशार्ण देश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, विदिशा मध्ये किम नाम स्मारको वर्तते? विदिशा नगर के बीच में, मध्य में किस नाम का स्मारक है? तो विदिशा मध्ये लोहांगी नाम स्मारको वर्तते। उत्तर हो जाएगा लोहांगी। अगला प्रश्न है, दुर्गाभ्यंतरे किम स्थितम अस्ति? दुर्ग के बीच में, दुर्ग के अंदर, आभ्यंतर यानी अंदर, दुर्ग के अंदर क्या स्थित है?
तो इसका उत्तर होगा दुर्गाभ्यंतरे बीजामंडलम स्थितम अस्ति। किम के स्थान में क्या हो जाएगा? बीजामंडलम। अगला प्रश्न है श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां कः गृहीतवान्? वैष्णव धर्म की दीक्षा को किसने ग्रहण किया था? इसका उत्तर है श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां हेलियोडोरसः गृहीतवान्। कह के स्थान में हो जाएगा हेलियोडोरसः। इस प्रकार से एक वाक्य में हमें उत्तरों को देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं इनका उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, भेलसा नाम्नेयम नगरी कथम प्रसिद्धा? भेलसा नाम की यह नगरी कैसे प्रसिद्ध है या कैसे प्रसिद्ध हुई? तो कथम यह प्रश्नवाचक है। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। भेलसा नाम्नेयम नगरी सूर्यदेवतायाः मन्दिरस्य भेलस्वामिनः इति कारणात् प्रसिद्धा। भेलसा नाम्ना इयं, नाम्नेयं नाम्नाधन इयं नाम्नेयं गुणस्वरसन्धिः। भेलसा नाम की यह नगरी सूर्यदेवतायाः, सूर्यदेवता के मंदिरस्य, मंदिर के भेलस्वामिनः, भेलस्वामी के कारण से प्रसिद्ध है। तो सूर्य देवता का एक मंदिर है भेलस्वामी के नाम से, उसी के कारण यह विदिशा नगरी प्रसिद्ध है। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है? भेलसा नाम्नेयं नगरी सूर्य देवतायाः मंदिरस्य भेलस्वामिनः इति कारणात् प्रसिद्धा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालस्य महात्म्यगाथां काः प्रगायन्ति? गुप्त काल की महात्म्य गाथाओं को कौन गाती हैं? इसका उत्तर है, गुप्त कालस्य महात्म्य गाथां उदयगिरिगुहाः प्रगायन्ति। गुप्त काल की प्रसिद्धि की गाथाओं को उदयगिरि की गुफाएं गाती हैं। पूरा उत्तर हमें लिखना है। तो गुप्त कालस्य महात्म्य गाथां उदयगिरिगुहाः प्रगायन्ति। अगला प्रश्न है, विदिशा नगर्याः काः प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति? इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है काः। तो उत्तर क्या है? विदिशा नगर्याः ब्रह्मणः विष्णोः शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके माध्यम से हमें खाली स्थानों को भरना है। शब्द क्या हैं? उदार भावनाम। दूसरा शब्द है पुरातन कालादेव। तीसरा शब्द है कुशलम। चौथा है गृहीतवान। पांचवा है द्रष्टुम। तो क्रम से हमें खाली स्थान में भरना है। सबसे पहला है अत्र, कुशलम तत्राप्यस्तु। तो कुशलम पहले में ही आ जाएगा, अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु। दूसरा है वयम सर्वे पुरातत्व संग्रहालयम द्रष्टुम अगच्छामो। दूसरे में हो जाएगा द्रष्टुम। तीसरा है श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान। चौथे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा गृहीतवान। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मं प्रति तस्य उदार भावनां संसूचयति। उदार भावनाम, अगला हो जाएगा उदार भावनाम। अगला है खाली स्थान, नगर्याः स्थितिः विद्यते। तो नगर्याः स्थितिः पुरातन कालादेव विद्यते। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है देखिए, यथा योग्यम योजयत। जैसा योग्य हो, जो शब्द जिसके योग्य हो उससे हमें मिला देना है। सबसे पहले जैसे दिया भेलसा। भेलसा किससे मिलेगा?
तो है भेलसा का भेलस्वामिन। भेलसा भेलस्वामिन। भेलसा जो विदिशा को पहले भेलसा के नाम से जानते थे, और भेलसा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ सूर्य देवता का मंदिर था भेलस्वामिनः, इसलिए उसका नाम भेलसा पड़ा। तो भेलसा किससे हो जाए, मिल जाएगा, भेलस्वामिन। आदि कविना। आदि कविना जो शब्द है, आदि कविना, कविना का अर्थ क्या हुआ, आदि कवि, प्रथम कवि। तो प्रथम कवि कौन है, वाल्मीकिना, वाल्मीकि। विंशति संख्यकाः गुहाः। 20 संख्याओं वाली गुफाएं कौन सी हैं, उदयगिरि गुहाः। 20 संख्याओं वाली गुफाएं कौन सी हैं, उदयगिरि की गुफाएं। ग्यारसपुरस्य। तो ग्यारसपुरस्य, ग्यारसपुर का क्या है, शालभंजिका। ग्यारसपुर से क्या है, शालभंजिका। स्वर्णयुगस्य, स्वर्णयुग किसका था, तो गुप्त कालस्य। इस प्रकार से सही जोड़ी हमें मिलाना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को भी हम समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। निम्नलिखित क्रियापद दिए गए हैं, उन क्रियापदों के हमें धातु, लकार, पुरुष, वचन लिखने हैं। तो देखिए यहाँ क्रियापद दिए गए हैं, अगच्छम, आसीत, अवर्णयत, संति, गायन्ति, ये सभी क्रियापद हैं। तो क्रम से इनके हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखने हैं। सबसे पहले उदाहरण में दिया गया है, ये जो कि आपके पाठ में भी मिलेगा, अगच्छम। अगच्छम, अगच्छम में गम धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस प्रकार से इसका उत्तम पुरुष में रूप होता है। तो अगच्छम यह एक वचन का रूप है, गम धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। अगला प्रश्न है, देखिए, आसीत। आसीत अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। दूसरा शब्द है अवर्णयत। अवर्णयत में वर्ण धातु है, लंग लकार है, वर्ण धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। संति, अगला शब्द है संति। संति में अस धातु है, लट लकार है, अस्तिस्तः संति, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गायन्ति, गायन्ति में गए धातु है, गए धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। छठवें प्रश्न का भी हम अच्छे से अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अवश्य आते हैं। इसके बाद हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न में क्या लिखा है, देखिए, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं, अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित शब्दानाम, या नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद करके संधि का हमें नाम भी लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है नगरीयम पदम। पद, ये सभी नीचे पद लिखे हैं, यहाँ संधि विच्छेद है और यहाँ संधि का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है नगरीयम, ये उदाहरण है जो कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। नगरीयम, नगरी धन इयम, दोनों तरफ देखिए सवर्ण है, यानी एक ही वर्ण है, इधर भी ई है और इस तरफ भी ई है, तो दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि ही यहाँ होती है। इसके बाद देखिए पहला शब्द दिया है स्थलस्योत्खनने। स्थलस्योत्खनने, स्थलस्य धन उत्खनने, आ और उ इन दोनों को मिलकर के, या में आ है और आगे उ है, दोनों को मिलकर के ओ हो गया, तो गुणस्वर संधि ही। स्थलस्योत्खनने में कौन सी संधि है, गुणस्वर संधि ही। वर्ततेत्र, वर्तते धन अत्र, वर्तते में ए है और आगे ह्रस्व आ है। वर्तते पदांत है, क्योंकि यहाँ तिंग प्रत्यय होता है, तो तिंग प्रत्यय की पद संज्ञा होती है, पदांत है वह, इसलिए ए के बाद ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ को अवग्रह हो जाएगा। वर्तते धन अत्र, वर्ततेत्र पूर्व रूप स्वर संधि। किंचित दूरम, किंचित दूरम, किंचित धन दूरम, ता किंचित धन दूरम
किंचित दूरम, ता के स्थान में दा हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है ता था दा, तृतीय वर्ण ता था दा, पहले वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण हो जाना ही जस्त्व व्यंजन संधि कहलाती है। तो किंचित दूरम, किंचित धन दूरम, किंचित दूरम जस्त्व व्यंजन संधि ही। दशम्याश्च, अब ये एक शब्द है दशम्याश्च, दशम्यास धन च, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं दशम्यास धन च, दशम्याश्च श्चुत्व व्यंजन संधि, दशम्यास धन च करते हैं तो श्चुत्व व्यंजन संधि ही होगा। और अगर हम इसका विच्छेद दशम्याह धन च करते हैं तब यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। और अगर आपके पास केवल ये ही पूछा जाता है दशम्याश्च में कौन सी संधि है, आप इनमें से कोई भी कर देते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। इस तरह से आपका 7वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न को भी हम समझते हैं। क्या लिखा है देखिए, अधोलिखित समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासनाम लिखतो। नीचे समस्त पद लिखे गए हैं, ये सभी समस्त पद हैं और समस्त पद का विग्रह करना है। विग्रह करने के बाद समास का नाम भी लिखना है कि कौन सा समास है। सबसे पहले उदाहरण दिया है पाषाण प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति। तो पाषाण प्रतिमा, इसका अर्थ हमने क्या निकाला, पत्थर की मूर्ति। तो की शब्द यहाँ आएगा, ये तो समस्त पद है, पाषाण प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो पाषाणस्य प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा, पाषाणस्य प्रतिमा, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यहाँ ध्यान देना है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाषाणस्य प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा, षष्ठी तत्पुरुष समास। त्रिमुखी, संख्यावाची द्विगु, त्रयाणां मुखानां समाहारः त्रिमुखी, यहाँ द्विगु समासः, द्विगु समास है। अगला प्रश्न है अद्वितीय, अगला समस्त पद है अद्वितीय। नास्ति द्वितीयो यस्य सः, जिसका दूसरा नहीं है वह कौन है, अद्वितीय है। जिसका दूसरा ना हो वह अद्वितीय कहलाता है। और नास्ति द्वितीयो यस्य सः अद्वितीयः बहुब्रीहि समासः। अगला प्रश्न है, अगला समस्त पद है शत्रुघ्नः, शत्रुघ्नः, शत्रुघ्नः का विच्छेद क्या होगा, शत्रुम हन्ति इति, शत्रु को मारने वाला। तो शत्रु को मारने वाला, द्वितीया तत्पुरुष समासः, द्वितीया तत्पुरुष समास यहाँ है। अगला प्रश्न है अपूर्वः, न पूर्वः अपूर्वः, यानी जिसका न पूर्वः पहले नहीं, तो यहाँ नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दान लिखतो। पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है। सबसे पहला उदाहरण दिया है राजानः, राजानः। ध्यान देना है, जिस वचन में, जिस विभक्ति में आपको प्रश्न पूछा गया है या पर्याय शब्द लिखने के लिए कहा गया है, उसी वचन या उसी विभक्ति में आपको लिखना है। जैसे कि राजानः, राजा, राजानौ, राजानः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसका उत्तर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही होगा, नृपाः, नृपः, नृपौ, नृपाः। अर्थात जो पर्याय शब्द हमें लिखना है वह उसी विभक्ति और उसी वचन में ही हमें लिखना है। तो राजानः का क्या हो जाएगा, नृपाः। अगर राजानः के स्थान में आप नृपः लिख देते हैं तो वह अशुद्ध है, गलत है। क्यों? क्योंकि जिस विभक्ति और वचन में पर्याय शब्द लिखने के लिए कहा गया है उसी विभक्ति और वचन में हमें लिखना है। अगला शब्द है पादाः, पादाः का अर्थ होता है चरणाः। तो पहले का उत्तर हो जाएगा चरणाः। दूसरा है देखिए शिक्षकस्य। अब शिक्षक में देखिए षष्ठी विभक्ति है, अब आपने अगर इसका पर्यायवाची लिख दिया अध्यापक तो गलत हो जाएगा। शिक्षकस्य अगर पूछा है तो आपको उत्तर में भी क्या लिखना है, अध्यापकस्य। समुद्रः, समुद्रः का हो जाएगा सागरः। अब समुद्रः है, आपने लिख दिया सागरस्य तो गलत हो जाएगा। इसलिए जिस विभक्ति और वचन में आपसे प्रश्न पूछा गया है या पर्याय शब्द लिखने के लिए कहा गया है उसी विभक्ति और वचन में हमें लिखना है। तो समुद्रः का हो जाएगा सागरः। अगला
अगला देखिए प्रश्न है मंदिरस्य। मंदिरस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए उसका इसका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति का ही होगा, पर्यायवाची भी शब्द षष्ठी विभक्ति का होगा। तो मंदिरस्य देवालयस्य। समीपे, 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 यहाँ सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसका उत्तर भी सप्तमी विभक्त्यंत होगा। निकटे, समीपे का उत्तर हो जाएगा निकटे। इस प्रकार से आपका यह 9वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। नीचे देखिए स्थूल पद दिए गए हैं, रेखांकित, यहाँ रेखा भी, रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं, स्थूल पद यहाँ जो दिए गए हैं, उन शब्दों के माध्यम से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है, पहला वाक्य है अहम अपि तत्र अगच्छम। अहम अपि तत्र अगच्छम, मैं भी वहाँ गया, मैं भी वहाँ गया। तो तत्र, इस तत्र से हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो तत्र के स्थान में क्या हो जाएगा? कुत्र। तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? अहम अपि कुत्र अगच्छम, मैं कहाँ गया, मैं भी कहाँ गया। कुत्र अगच्छम, तो तत्र के स्थान में क्या हो जाएगा? कुत्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए इयं नगरी पौराणिकी वर्तते। यह नगरी पुराणों में वर्णित है। तो इयम, इयम इस शब्द का हमें प्रश्नवाचक बनाना है। इयम, इमे, इमाह, इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है इयम, तो इसके स्थान में प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रश्नवाचक हो जाएगा का। तो प्रश्नवाचक जब का हो जाएगा तो क्या बनेगा? का नगरी पौराणिकी वर्तते। का नगरी पौराणिकी वर्तते, इस प्रकार से इसका प्रश्नवाचक बनेगा। इयम के स्थान में हो जाएगा का। अगला देखिए प्रश्न है अत्र पुरातत्व संग्रहालयो विद्यते। अत्र पुरातत्व संग्रहालयो विद्यते, अर्थात यहाँ पुरातत्व संग्रहालयः, यहाँ लयो क्यों हो जाता है? क्योंकि आगे वा है, इसलिए विसर्ग को ओ हो जाता है, ऊ होता है और ऊ को गुण हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अत्र पुरातत्व संग्रहालयः विद्यते, जब हम अलग अलग करेंगे तो इसी प्रकार से होगा, और जब हम संधि युक्त कर देंगे तो पुरातत्व संग्रहालयो ऐसा हो जाएगा। तो पुरातत्व संग्रहालय से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पुरातत्व संग्रहालयः, यह, यहाँ भी हम कह भी कर सकते हैं। अत्र कह विद्यते, यहाँ किम के स्थान में हम कह भी कर सकते हैं और किम भी कर सकते हैं। किम एक अव्यय शब्द है, तो किम भी हो जाएगा और कह भी हो जाएगा, दोनों भी यहाँ हो जाएंगे प्रश्नवाचक। जैसे कि आप बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? अत्र कह विद्यते, ये भी सही है, और अत्र किम विद्यते, ये भी प्रश्नवाचक सही है। दोनों प्रश्नवाचक सही हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है नद्याः तटे स्तंभः अस्ति। नद्याः, नद्याः, नदी जो शब्द है, नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। नद्याः तटे स्तंभः अस्ति, नदी के तट में स्तंभ है। तो नद्याः, नद्याः के स्थान में प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही होगा, कस्याः। तो नद्याः के स्थान में हो जाएगा कस्याः, कस्याः तटे स्तंभः अस्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला देखिए प्रश्न है सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। बौद्ध संप्रदायस्य, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है बौद्ध संप्रदायस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, तो इसका प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही होगा। और ये कस्य और यहाँ कस्याः था, तो यहाँ स्त्रीलिंग था और यहाँ पुल्लिंग है। द बौद्ध संप्रदायस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्य, तो बौद्ध संप्रदायस्य के स्थान में हो गया कस्य। तो क्या प्रश्नवाचक बनेगा? सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते। इस प्रकार से आपके 20वें पाठ विदिशा के सभी प्रश्नोत्तर
पूर्ण हुए हैं। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।